गुड मॉर्निंग क्लास। गिरिजा शंकर जोशी, सुनीता ग्लोबल स्कूल। जो हिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को हम आगे रेगुलर कर रहे हैं। हमारा चैप्टर था ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ट्राइबल्स जो आदिवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, डिकूज जो बाहर से आए हैं, ब्रिटिश, इन दोनों के बीच में जो इंटर रिएक्शन हुआ उसी को हम पढ़ रहे थे। और आज हम उसके आगे चलते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। आदिवासी जैसे जंगलों में रहते थे, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा, वो जंगल के अंदर अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियां, अपने छोटे गांव बना के रहते थे या फिर जंगल के किनारे रहते थे। उनकी जीवन शैली जंगल में शिफ्टिंग कल्चर और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के ऊपर डिपेंड थी। उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर जंगल में ब्रिटिश ने अपने रूल, अपने लॉज लागू कर दिए तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत के मूल निवासी है, जो ट्राइबल है, जो आदिवासी है, उनको अपने ही घर से, अपने ही जंगल से निकाल दिया जा रहा है। तो 100% विद्रोह होगा और विद्रोह में एक तरह से युद्ध होगा। ये युद्ध ट्राइबल ग्रुप और ब्रिटिश के बीच में होगा। इसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स as you have seen was directly connected to the forest। जैसे कि आपने पढ़ा, ट्राइबल ग्रुप जो है उनका जीवन डायरेक्टली कनेक्टेड था फॉरेस्ट के साथ। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज एंड हैड कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। तो ये जो बदलाव आए हैं फॉरेस्ट लॉज में, ये उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। Some forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely, practice jhum cultivation, collect fruits, or hunt animals. How were jhum cultivators to survive in such a situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work एंड लाइवलीहुड। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फिर से उसी बात को दोहराते हैं कि जो ब्रिटिश आए वो अपना कंट्रोल पूरे भारत पे करना चाहते थे, अलोंग विथ फॉरेस्ट पे भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया और फॉरेस्ट को उन्होंने बांट दिया। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, यहां रिजर्व फॉरेस्ट में वो टिम्बर का प्रोडक्शन कर रहे थे। ये टिम्बर उनकी रेलवे में, ब्रिटिश एम्पायर में उनकी मदद करता है। ब्रिटिश इस टिम्बर को यूरोप में लेके जा रहे हैं और लोगों को फॉरेस्ट में फ्रीली घूमने से मना कर दिया। जूम जो कल्टीवेशन था उसको बंद कर दिया गया। कलेक्शन फ्रूट्स का जो था वो भी उन्होंने बैन कर दिया और जानवरों का शिकार करना भी बैन कर दिया, क्योंकि अब ये स्टेट प्रॉपर्टी है। इस प्रकार की स्थिति में जूम कल्टीवेटर्स अपना जीवन यापन कैसे करेंगे और जो दूसरे जो लोग हैं जो कलेक्शन करते हैं फ्रूट्स का या हंटिंग करते थे, वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। From where would the forest department get its labor to cut trees and railway sleepers and transport logs? जब उन्होंने ट्राइबल को अंदर जाने से मना कर दिया जंगलों में, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब वो लेबर कहां से लेके आएंगे जो पेड़ों को काटेंगे और रेलवे लाइन बिछाएंगे? ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विथ अ सॉल्यूशन दैट डिसाइडेड दैट they would give jhum cultivators small patches of land in forest and allow them to cultivate these on the condition those who lived in the village
would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So, in many regions, the forest department established forest village to ensure a regular supply to cheap labor. अब कॉलोनियल ऑफिशियल जो ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा कि हम एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना लेते हैं जो आदिवासियों को जूम कल्टीवेशन करने के लिए परमिशन देगी, लेकिन उसके साथ साथ जो वहां पे गांव बसे हुए हैं वहां से उन्हें चीप लेबर मिलेगी जो पेड़ों को काट सके और इन पेड़ों की कटाई के बाद में रेलवे लाइन बिछा सके। तो इसके लिए इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाए ताकि गांव के लोग वहां शामिल हो सके। इन दिस लैंड ऑफ द इंग्लिश हाउ हार्ड इट्स इज टू लाइव। इस प्रकार जो कुछ यहाँ पे चीजें भी दी हुई है एक्स्ट्रा में आपके। अब द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। अब जो आदिवासी हैं उनको जब ये पता चला कि ये हमारे ऊपर रोक लगा दी गई है तो उनको खूब सारी इलीगली एक्टिविटी करना पड़ा, रिबेल करना पड़ा। ये रिवोल्ट हुआ था 1906 आसाम के अंदर और फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था 1930 सेंट्रल प्रोविडेंस मध्य भारत में। हम बात कर रहे हैं इसके आगे टॉपिक है आपके पास द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। During the 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loan, asking them to work for wage. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. अब जो 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप थे उनको ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स उनके पास आए और वो उन्हें क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए, हम आपको कैश लोन देंगे ताकि आप हमें फॉरेस्ट प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा दे सके और हम इससे बेनिफिट कर सके। लेकिन जो ट्राइबल है वो कंफ्यूज्ड थे क्योंकि उनकी जो मूलभूत जो सिचुएशन थी उसमें अब सेंध लगने वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज स्किल सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इन आदिवासियों से सिल्क प्रोडक्शन कराया जाए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्क की बहुत ही डिमांड थी। बात करेंगे हजारीबाग जो अभी झारखंड में है। यहाँ पर एक संथाल आदिवासी जो है जाति के लोग रहते हैं। ये कोकुन्स सिल्क प्रोडक्शन में काम आने वाले जो है कीड़े होते हैं, इनसे सिल्क प्रोडक्शन होता है, इनको ये पाल रहते हैं। ट्रेडर्स जो है ब्रिटिश कंपनी के अदर ट्रेडर्स वो आते हैं और सिल्क प्रोडक्शन के लिए इन ट्राइबल्स को खुश करते हैं। इनको ये बोलते हैं कि आप हमसे लोन लीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा कोकून को कलेक्ट कीजिए और उन्हें 1000 कोकून्स के ऊपर 3 से 4 रुपए दिए जाते थे। These were then exported to बार्डवान और गया। बार्डवान और गया भेजा जाता था और वहां पर इसे 5 times of the price मतलब 5 गुना ज्यादा भाव से बेचा जाता था। कोकून्स का जो है उसे कलेक्शन करने में ट्राइबल को मात्र 3 रुपए या 4 रुपए दिया जाता था और इसी के बदले जब आगे एक्सपोर्ट करते थे उसी कोकून्स को वो 20 रुपए में आगे बेचते थे। सो कॉल्ड द मिडिल मैन। ये जो मिडिल मैन है ये अरेंज करते थे डील्स द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोअर्स। जो एक्सपोर्टर है आगे सिल्क को जो एक्सपोर्ट करेगा और ग्रोअर, इन दोनों के बीच में वो क्या करते थे, डील करते थे और बीच में वो बहुत सारा पैसा कमाते थे। इसके बाद में अब यही आदिवासी जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश रूल फैलता गया ये अब जंगलों से बाहर निकल के आ गए हैं शहरों की ओर। ये कोल माइंस में काम करने लग गए क्योंकि इनकी जमीन छीन ली गई। अब ये जंगलों पे डिपेंड तो थे ही, साथ में अब ये वहां से बाहर निकलकर कोल्स माइंस में काम करने के लिए आ गए। ये द सर्च ऑफ वर्क, अपने काम की तलाश में, अपनी जीवन चलाने के लिए जीविका की तलाश में
वो जंगलों से बाहर आने लगे और बाहर की दुनिया में वो मिक्स होने लगे। द plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late of 19th century, tea plantation started coming up and the mining became an important industries. Tribals were recruited in large number to work in tea plantation of Assam and coal mines in Jharkhand. देखिए यहाँ पर इन्हें बहुत ही कम मजदूरी में रखा जाता था और उनको वापस घर जाने से भी रोका जाता था। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि उनको एक तरह से गुलाम बना लिया गया और आसाम के टी प्लांटेशन में, झारखंड की कोल माइंस में इनकी बहुत आवश्यकता थी। ये लेबर इनको चाहिए थे। ये लेबर के रूप में बड़े ही सस्ते थे और अनपढ़ भी थे, तो इनके अधिकारों को इनको मालूम नहीं था। अब बात करते हैं अ क्लोजर लुक। इसे नजदीकी से बात करेंगे और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्लोजर लुक में थ्रू द 19th and 20th century, tribal groups in different part of the country rebelled against the change in laws, the restrictions on their practice, the new taxes they had to pay, the exploitation by traders and money lender. यहाँ पे 19 और 20 सेंचुरी के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स है, इन्होंने खूब सारे जो है रिवोल्ट किए। ये इनके जो नियम है उनको बदलने के लिए, इनकी सोसाइटी में हमने जो इंटररिएक्शन किया था, इंटरफियर किया था, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस जो उनको प्रैक्टिस पे हमने किया था, उन पे नए टैक्स लगाए थे और जो ट्रेडर है, जो मनी लैंडर है, वो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसके लिए इन्होंने कई तरह के विद्रोह किए। तो यहाँ पर पहला विद्रोह जैसे बताया गया है, कॉल्स रिबेल्ड इन 1831-32। कोल्स जाति ने जो अपना रिबेल किया था वो है 31। संथाल रिवोल्ट इन 1855। संथाल ने 1855 में। बस्तर 1910। बस्तर में जो रिबेलियन हुआ है वो है 1910। वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र 1940। वर्ली में जो महाराष्ट्र के अंदर जो वर्ली जगह है वहां पर 1940 में रिवोल्ट हुआ था। इसी में से एक मूवमेंट जो है वो है बिरसा मुंडा, जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसी के इंट्रो से हम शुरू करते हैं। ये बिरसा मुंडा जो है ये कौन सा मूवमेंट करता है और उस मूवमेंट में क्या होता है उसी को हम पढ़ रहे हैं। बिरसा मुंडा। बिरसा was born in the mid 1870s। 1870 में जो है बिरसा मुंडा का जन्म होता है। The son of a poor father, he grew up around the forest of Bhonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local अखाड़ा। अखाड़ा जैसा आप समझते हैं, अखाड़ा किसे कहते हैं इसको भी हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए ये एक गरीब पिता का लड़का है और भोंडा नाम का जो जंगल है उसमें इसका छोटा सा गांव है जहां पर इसका जन्म होता है। ये भेड़ बकरियों को चराता है, बांसुरी बजाता है और अखाड़े में डांस भी करता है। अखाड़ा जो आज के समय में हम जो जिम जो आप देखते हैं, यही जिम उस जमाने में खुले आसमान के नीचे लोग अपना व्यायाम करते थे, कसरत करते थे और साथ में कई तरह के कल्चर प्रोग्राम भी होते थे जिसे हम अखाड़ा कहते हैं। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa here tells of the Mundas uprising of the past, the Shah, the Sardar of the community urging the people to revolt. They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. They saw themselves as the descendant of original settlers of the region fighting for their land, मुल्क की लड़ाई, demanding people of the need to win back their kingdom. जब बिरसा मुंडा
टीन एज में आता है तो वो एक मुंडा के उत्थान की कहानी सुनता है। सिरदार लीडर, किस प्रकार सरदारों ने अपने विरुद्ध में रहने वाले लोगों के खिलाफ एक आंदोलन किया और वो किस प्रकार आजाद हुए, उसी कहानी को वो फिर से दोहराना चाहता है डिक्कूज के खिलाफ। ये डिक्कूज कौन है? ब्रिटिश। बिरसा मुंडा के दिमाग में ये बात आती है कि मैं भी इस डिक्कूज से आजादी प्राप्त करूं, मेरे जो कम्युनिटी है वो भी इन डिक्कूज से आजादी प्राप्त करे। तब उसने सुना कि हमारी जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो है मुल्क की लड़ाई। कुछ लोग हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे भी लड़ना चाहिए। उसके पिताजी एक स्थान से दूसरे स्थान काम की तलाश में आते जाते थे, तो यहाँ पर बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल। बिरसा एक छोटी सी मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा था एंड लिसन टू द sermons of missionaries. That too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. They would be possible if they became good Christian, gave up their bad practice. Later, Birsa also spent some time in the company of the prominent Vaishnav preachers. He wore the scarf thread and began to value of importance of purity and pity. जब वो मिशनरीज क्लास में पढ़ रहा था स्कूल के अंदर, तो उसने ईसाइयों की भाषण को सुना। ईसाई उन मुंडाज को कहते थे कि आप अपना आदिवासी जो धर्म है उसे छोड़ दें और आप किस में आ जाएं? क्रिश्चियनिटी में, आप ईसाई बन जाएं। तब बिरसा मुंडा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी, तो वो बाद में वैष्णव भाषणकर्ता के पास रहता है और जो वैष्णव संप्रदाय है, हिंदू धर्म है, उसकी शुद्धता और दयालुता के ऊपर वो अपनी वैल्यू सुनता है और अपनी वैल्यू बनाता है। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came to touch with the growing up years. His movement was aimed to reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, stop believing in witchcraft and sorcery. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and Hindu landlords. He saw them as outside force who were ruining the Munda way of life. बिरसा कई तरह के जो है विचारों से प्रभावित था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका यही एम था कि मैं ट्राइबल जो सोसाइटी है उसको वैसे ही रिफॉर्म करूं जैसे वो पहले थी। इसके लिए उन्हें शराब को छोड़ना होगा, गांव में साफ सफाई रखनी होगी और दूसरे अंधविश्वासों में, दूसरे तरीके के जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उनमें अंधविश्वास नहीं करना, उनसे विश्वास रोकना उन पर। और वो खुद, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो हिंदू लैंडलॉर्ड हो, उन सब के वो खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि ये आदिवासियों से अलग हैं और ये हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आए हैं। इस प्रकार वो इन दोनों के खिलाफ था। In 1895, Birsa urged his followers to recover their Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankment, tapped natural spring, planted trees and orchards. They practiced cultivation to earn their living. They didn't kill their brethren and relatives. They lived honestly. Birsa also want people to once again work on their land, settle down and cultivate their field. 1895 में उसने अपने लोगों के बीच में एक गोल्डन एज का नाम सुना, कहा कि ये सतयुग है, जब मुंडा बहुत अच्छा जीवन जीते थे और जंगलों में आराम से रहते। बिरसा मुंडा ये चाहता था कि उसके लोग वापस उस सतयुग की तरह जीवन जिए।
What worried British official most was the political aim of the Birsa Munda movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylender, Hindu landlords, and the government and set up the Munda Raj with Birsa at its head. The movement identified all these forces as the cause of the misery of Mundas were suffering. The land policies of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895, convicted him on charge the rioting, and jailed him for 2 years. When Birsa was released in 97, he began touring the village and gather support. He used traditional symbol and language, roused people, urging them to destroy Ravan, the cause of the Europeans, and establish a kingdom under his leadership. Birsa's followers began targeting the symbol of Dikuj and a European power. They attacked police station and church and raided the property of moneylender and zamindar. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. In 19, Birsa died of cholera and movement faded out. However, the movement was significant to list two ways. First, it forced the colonial government introduce law so that the land of the tribal could not be easily taken over the Tikuj. Second, the showed once again the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. They did this in their own specific way, inventing their own ritual and symbol struggle. इस प्रकार ये चैप्टर एंड होता है. हम इसको यहीं पे कर रहे हैं. अब बिरसा मुंडा जब ये मूवमेंट शुरू करता है तो वो सबसे पहले जब ये मूवमेंट शुरू करता है तो वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई करता है और अपनी जमीन और अपने हकों के लिए. तब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 2 साल की सजा होती है. वो जेल जाता है, लेकिन 1897 में उसे छोड़ दिया जाता है. वो वहां से अपनी खुद की भाषा, अपने खुद के संकेत और अपनी लैंग्वेज में लोगों के पूरे आदिवासी इलाके में घूमता है और लोगों को सपोर्ट मांगता है लोगों से. वो रावण कहता है इन डिकूज को और यूरोपियंस को. ये जो ब्रिटिश थे, जो गोरे लोग हैं और यूरोपियन है, वो क्या है? रावण. इस प्रकार वो ये चाहता है कि उसकी ही नेता, उसकी लीडरशिप में, उसी की लीडरशिप में क्या बन जाए? एक आदिवासियों का एक अलग राज्य बन जाए. और वो इस प्रकार उन्हें डिकूज कहता है और उनके खिलाफ आंदोलन करता है. और पुलिस स्टेशन और चर्च पे और मनी लैंडर और जमींदार, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उन पर वो अटैक करता है, उन्हें जला देता है. इस प्रकार वो एक सफेद झंडा लेकर घूमते हैं, जिसका अर्थ होता है बिरसा राज. बिरसा मुंडा राजा बनेगा. लेकिन 1900 एडी में बिरसा कोलेरा नाम की बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है. तब ये धीरे धीरे मूवमेंट धीरे धीरे ठंडा होता है और समाप्त हो जाता है. लेकिन इस मूवमेंट ने 2 बातें कह दी. वो है नंबर 1, कॉलोनियल जो रूल है वो ट्राइबल से बिल्कुल आसान तरीके से जमीन को हड़प नहीं सकते, न ही उनके जंगलों को एक साथ आसानी से वो ले सकते हैं. नंबर 2 बात, उन्होंने जो आदिवासियों ने ये भी बताया कि हम लोग अन्याय के खिलाफ और जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ उसके खिलाफ हम पूरी तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और हम कॉलोनियल रूल को उखाड़ के भी फेंक सकते हैं. हम में शक्ति है. इस प्रकार ये सारा जो चैप्टर है बिरसा मुंडा का यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.